नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं की विज्ञान विषय की एनसीईआरटीज। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि है पादपों में पोषण। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो है पादपों में पोषण। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो भी सजीव हैं, अब सजीवों में पौधे आते हैं, पादप और जीव। सजीवों में जीव और पादप दोनों ही आते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पादपों में पोषण कि आखिर पोषण होता क्या है और पोषण की क्यों आवश्यकता होती है। यदि पोषण ना मिले तो क्या होगा और यह किस किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पोषण हमने पहले की कक्षाओं में पढ़ा है। पहले की कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि जो जीव हैं, मनुष्य हैं, जंतु, जानवर जो भी हैं, इन सभी को पोषण की आवश्यकता होती है और ये अपने भोजन में कुछ पोषक तत्व शामिल करते हैं। जैसे जो हम भोजन लेते हैं, भोजन के हमने पोषक तत्व पढ़े थे कि इसमें भोजन के जो पोषक तत्व हैं, घटक हैं, वो कौन कौन से हैं। तो हमने पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज। ये हम कक्षा 6वीं में पढ़ चुके हैं कि हमारे भोजन के घटक कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। इसके साथ साथ पानी भी इनका महत्वपूर्ण घटक होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? पोषक। तो ये तो हो गई हमारी बात, परंतु आज हमें करनी है पादपों की, पौधों की बात। तो देखिए, जो सजीव हैं, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता तो होती है। अब पौधे हैं जो, वो क्या करते हैं? स्वयं भोजन बना सकते हैं। जो हम हैं, हमारे द्वारा भोजन नहीं बनाया जाता। यदि आप कहें कि हम भोजन बनाते तो हैं, तो वो भोजन हम बनाते नहीं हैं। पौधों के द्वारा दिया गया जो भोजन है उसको हम पकाते हैं, ठीक है। लेकिन पौधों के जैसा हम भोजन नहीं बना सकते। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये बात हमें याद रखनी है। हाँ, और पौधे भोजन बनाते हैं, इसी कारण पौधों को कहा जाता है, पौधों या पादपों को कहा जाता है स्व या स्वयंपोषी, क्योंकि वो अपना पोषण स्वयं के द्वारा करते हैं। इसी कारण पौधों को हम क्या कहते हैं? स्वयंपोषी। परंतु जो अपना पोषण स्वयं नहीं कर सकते, जैसे कि हम या जानवर, उनको बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? विषमपोषी। या जो भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, स्वयं के द्वारा भोजन नहीं बना सकते हैं, उन्हें कहते हैं विषमपोषी। परंतु पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है स्वयंपोषी। तो इसी आधार पर पोषण भी दो प्रकार का होता है, स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। तो एक तो हो गया स्वयंपोषी पोषण और दूसरा हो गया विषमपोषी पोषण। देखिए, जो ये पोषण की विधियां हैं, हम यही देख रहे थे कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसी कारण उनको क्या कहते हैं? हाँ, इनकी जो विधि है उसे स्वपोषण बोलते हैं। सभी इसी के इर्द गिर्द सारी बातें होंगी। बस ये याद रखना है कि जो पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी, स्वपोषी। और इनके जो पोषण की विधि है उसको हम बोलेंगे स्वपोषण। जिस विधि के द्वारा ये अपना पोषण करते हैं उसको हम बोलते हैं स्वपोषण। अब हम आगे बात करते हैं, हाँ, कि इतना तो समझ में आ गया, ठीक है, कि पौधे स्वपोषी होते हैं और उनकी जो पोषण की विधि है वो स्वपोषण या स्वपोषी कहलाती है। जो प्रकाश संश्लेषण की अब हम बात करें, तो आखिर प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि जो प्रकाश संश्लेषण आखिर क्या है।
तो हमने ये तो समझ लिया कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इतना याद रखें कि जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसी क्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। पौधों के भोजन बनाने की क्रिया, भोजन बनाने की जो क्रिया है उसे कहते हैं हम, या कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। अब इस क्रिया में होता क्या क्या है ये हम समझते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इसके लिए, अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समझने से पहले हम कोशिका को समझ लें, ठीक है, कि आखिर ये कोशिकाएं होती क्या हैं। तो देखिए, जैसे कि सभी ने ये इमारत, घर बनते तो सभी ने देखा है। घर किससे बनी होती है, ईंटों से मिलके, ये सभी ने देखा है। जब कोई मकान बनता है तो उसमें क्या, ईंटें जुड़ी होती हैं एक के बाद एक, और इन ईंटों से मिलके ही पूरी दीवार बन जाती है, और इन दीवारों से मिलके कमरा, और फिर ऐसे ही एक भवन तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही जो हमारा शरीर है, यदि हम अब यदि मकान की सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो ईंट हो गई। ऐसे ही जो हमारा शरीर है या पौधों का शरीर है, सजीवों का जो शरीर होता है वो एक छोटी सी इकाई से मिलके बना होता है। उसकी यदि हम एक सबसे छोटी इकाई की बात करें तो उसे हम कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं, वो कहलाती है कोशिका। जैसे ये दिख रही हैं, ये एक नहीं, ये बहुत सारी कोशिकाएं दी हुई हैं, ये ऐसी कोशिकाएं दी हुई हैं। तो सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, कोशिका। ये हमें याद रखना है। और एक कोशिका होती है जो, उसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, और यहाँ ये जो बाहरी आवरण होता है जिसको अलग करके हम कह सकते हैं हाँ ये एक कोशिका है, इसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है। और इसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, और इसके चारों ओर, केंद्रक के चारों तरफ और कोशिका झिल्ली के अंदर एक जेली के जैसा एक मतलब लसलसा टाइप का एक पदार्थ, द्रव टाइप का भरा रहता है। उसे बोला जाता है कोशिका द्रव्य। क्या बोला जाता है, कोशिका द्रव्य। ये देखिए, ये केंद्रक है, कोशिका के बीचों बीच या थोड़ी बहुत साइड में ये क्या है, केंद्रक है। और ये भरा हुआ है जो, ये कोशिका द्रव्य है, और ये कोशिका झिल्ली है। तो हमारा शरीर, चाहे हमारा हो चाहे पौधों का हो, जो शरीर है कोशिकाओं से मिलके बना होता है। यहाँ हम बात करने वाले हैं पौधों की, ठीक है। पौधों की हम बात ही कर रहे हैं, पादपों में पोषण। तो हाँ, कोशिका को हमने समझ लिया। अब हम कहाँ थे, प्रकाश संश्लेषण पर हम पढ़ने वाले थे कि आखिर प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो ये तो हमें पता हो गया कि जो पौधे हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसी कारण उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। हाँ, और स्वपोषी कहा जाता है, और ये अपना जो भोजन है वो किस क्रिया के द्वारा बनाते हैं, वो बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। अब पौधों में भी कोशिकाएं होती हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करें जो पौधे हैं, जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पौधों को किस किस की आवश्यकता होती है कि वो अपना भोजन बना सकें। तो जो पौधे हैं, सबसे पहले तो जो पौधे हैं, जैसे मान लीजिए सबसे पहले इन्हें आवश्यकता होती है जल की, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की, और प्रकाश की, सूर्य प्रकाश की। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश, इनकी आवश्यकता होती है पौधों को। जब ये मिलेंगे तभी पौधे अपना भोजन बना पाएंगे, नहीं तो वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। और उनकी इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया।
तो अब देखिए जो पौधे हैं वो जल कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो जो पौधे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये एक अपना पौधा है, ठीक है। तो पौधा, जमीन के अंदर इसकी जड़ें होती हैं कि नहीं होती हैं। तो जड़ों के द्वारा जो पौधा है जल को प्राप्त करता है। जड़ें हैं जो जमीन में अंदर से, जब हम पानी डालें पौधे पर तो, या फिर जो जमीन में पानी उपलब्ध होता है वहाँ से जड़ें इसको अवशोषित करती हैं, सोख लेती हैं, अवशोषण करके जल का ये यहाँ तक पौधे के प्रत्येक भाग में जल को पहुँचा देती हैं। तो जल जड़ों के द्वारा पौधे प्राप्त करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात आती है तो हम जानते हैं कि जो बाहर का वातावरण है, वायुमंडल है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन पत्तियों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। क्यों? क्योंकि जो पत्ती है, पत्ती की संरचना है जो ऐसी होती है कि मान लीजिए ये पत्ती है और इसकी जो सतह है ये, यहाँ पर इसमें छोटे छोटे से छेद पाए जाते हैं, छोटे छोटे से। ये देखिए रंध्र, ये जो छोटे छोटे छेद होते हैं पत्ती की सतह पर, इनको हम बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र। पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को हम बोलते हैं रंध्र। और ये रंध्र छोटी छोटी कोशिकाओं से, देखिए हमने कोशिका समझ लिया कि कोशिका क्या कहलाती है। ये रंध्र द्वार कोशिकाओं, मतलब कोशिकाओं के द्वारा ये रंध्र घिरे होते हैं, ठीक है। तो इन जो छिद्रों के द्वारा, रंध्रों के द्वारा पत्तियां क्या प्राप्त करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करती हैं, जल तो इन्होंने जड़ के द्वारा ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड की भी प्राप्ति हो गई। अब आवश्यकता होती है सूर्य प्रकाश की। तो सूर्य प्रकाश तो सूर्य ही से मिलेगा, पौधे इसलिए तो बाहर उगते हैं, नहीं तो अंदर ना उग जाएं। तो जो पौधे हैं उनको होती है सूर्य प्रकाश की आवश्यकता। अभी भी इसमें एक कमी है कि पौधे हैं जो, उन्हें प्रकाश संश्लेषण करने के लिए एक चीज़ की आवश्यकता और होती है। वो क्या है? वो है क्लोरोफिल। ये देखिए वो क्या है? क्लोरोफिल, या फिर इसी को हम बोलते हैं हरित लवक। हरित लवक, क्लोरोफिल या हरित लवक। तो ये कहाँ से? ये पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं या हरित लवक कहते हैं। और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण या ग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। हरित लवक क्या करता है? जो सूर्य प्रकाश है उसको पत्ती के अंदर ग्रहण करने के लिए ये सहायता करता है, ठीक है। जिसके कारण देखिए हमने देख लिया जल, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी सहायता से क्या होता है? प्रकाश का संश्लेषण, खाद्य संश्लेषण होता है। और इसे खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसी कारण इसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। तो ये सारे मिलके ये सारे जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिलके क्या बनाते हैं? भोजन। पौधे में ये सारी क्रिया होती है पौधे की पत्ती में। अब ये जो भोजन बनाते हैं ये प्रकाश, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसी कारण इसे बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। क्या बोला जाता है? प्रकाश संश्लेषण इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस क्रिया में प्रकाश का संश्लेषण, प्रकाश को इकट्ठा करके जो भोजन के रूप में ऊर्जा संग्रहित का मतलब है इकट्ठा किया जाना, संग्रहित की जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। देखिए अब पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब यदि पौधों में ये क्रिया ना हो तो जो पृथ्वी है उस पर तो जीवन ही नहीं होगा। इसी कारण सभी जीवों के लिए जो सूर्य है ऊर्जा का
चरम स्रोत है, मतलब सूर्य जो है ऊर्जा का एक स्रोत है। हाँ, ये देखिए, ये तो हम देख चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को समीकरण द्वारा, समीकरण का मतलब है जो जो पौधे ने, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 लिखते हैं, और जल का नाम क्या है, H2O। ठीक है, हमें यही नाम याद रखने हैं। ये हो गया अपना कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया पानी या जल। ये दोनों मिलके, लेकिन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए। ये भी हम देख चुके हैं कि पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल या फिर हरित लवक, इसी को बोलते हैं हम हरित लवक, क्लोरोफिल, ये उपस्थित होने चाहिए। तब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलके भोजन बनाते हैं। देखिए, भोजन के रूप में ये बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हम देख चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट का हम सूत्र नहीं लिख रहे हैं, अभी इतना ही याद रखें। कार्बोहाइड्रेट ये पौधे संचित करते हैं, ये भोजन के रूप में संचित कर लेते हैं पौधे, और इसके साथ साथ बनती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, O2। तो ऑक्सीजन जो होती है, जो पत्ती के रंध्र हैं उसके द्वारा वातावरण में छोड़ दी जाती है, जिसका उपयोग हम करते हैं श्वसन क्रिया के दौरान। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समझ में आ गई। अब पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण की, ये देखिए यहाँ पर जो है पत्ती है, जो यहाँ पर रंध्र कोशिकाएं बताई गई हैं, ये देखिए चित्र में ध्यान से। जो पत्ती है, हमने देखा कि पत्ती में छोटे छोटे छिद्र ऐसे पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, रंध्र। अब रंध्र हैं जो छोटी छोटी कोशिकाओं से, देखिए ये छोटी छोटी ये रंध्र हैं, इसको हम माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं तो ये हमें ऐसे दिखाई देती हैं। ये छोटी छोटी कोशिकाओं के द्वारा ये जो छिद्र है ये ढका हुआ है, घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये हैं रंध्र। ये भी रंध्र का एक चित्र है, ये हम देख सकते हैं। ये देखिए, ये रंध्र है और ये चारों तरफ से ये द्वार कोशिकाओं से ये घिरा हुआ है। हाँ, ये देखिए, पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ये भी हम कक्षा 6वीं में पढ़ चुके हैं कि जो स्टार्च है वो क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। हाँ, पत्तियों से संबंधित ये एक महत्वपूर्ण तथ्य देखिए कि जो पत्ती तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती ही है, लेकिन जैसे मरुस्थली पादप हैं, जैसे जहाँ पर रेत ही रेत है, मरुस्थल होता है, वहाँ पर क्या होता है, अब जो पौधे होते हैं इन रंध्रों के द्वारा वो क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं कि वातावरण से इनने कार्बन डाइऑक्साइड ली और इनकी जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान O2 बनती है उसको बाहर निकालते हैं। इसी से इन्हीं रंध्रों के द्वारा पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। अब बाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जैसे कि हमें पसीना आता है तो हमारे शरीर में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उनसे जो पसीना है निकल आता है। इसी प्रकार पौधों में क्या होता है, जो ये रंध्र होते हैं पत्तियों की सतह पर, ये रंध्र, इन रंध्रों की सहायता से इनमें जो अतिरिक्त जल होता है वो धूप के कारण, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के कारण
उत्सर्जित होता है, उड़ जाता है, तो उस क्रिया को बोलते हैं हम बाष्पोत्सर्जन की क्रिया। और इस जल जो अब जैसे रेगिस्तान है जहाँ पर रेत ही रेत है, तो वहाँ पर क्या होगा, इस जल की जो कमी है, वहाँ पर तो पानी वैसे ही कमी होता है, तो पौधे भी जल की कमी दूर करने के लिए इनकी जो पत्तियाँ हैं, अब पत्तियाँ यदि बड़ी होंगी तो उनमें रंध्र भी होंगे, रंध्र होंगे तो जो ये पानी है बड़ी मुश्किल से तो पानी मिला है, और वो भी क्या होगा, बाष्पोत्सर्जित होगा, उड़ जाएगा। तो इस पानी की कमी को दूर करने के लिए जो ये पत्तियां हैं ये कांटों के रूप में बदल जाती हैं। जैसे आपने इस टाइप के पौधे देखे होंगे, नागफनी तो वैसे सभी ने ही देखा है, तो जो नागफनी में जो इस टाइप के नागफनी वगैरह होते हैं, इसमें ऐसे कांटे बने नहीं होते हैं, लगे होते हैं, कांटे होते हैं, जो वो कांटे हैं, जो वो पत्तियां हैं, पत्तियां कांटों के रूप में बदल जाती हैं, ताकि इनमें पानी है जो पानी का उत्सर्जन ना हो और बाष्पोत्सर्जन की क्रिया ना हो या ना के बराबर हो, और पानी की कमी से बचा जा सके। और इन ये है जो ये तना हरा हो जाता है इनका, जो हम पौधे के भाग तो जानते ही हैं, ये जो तना है ये ऐसा हरा हो जाता है, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और भोजन को संचित करता है। तो हमें ये भी याद रखना है कि जो मरुस्थलीय पौधे हैं उनमें बाष्पोत्सर्जन की क्रिया रोकने के लिए जो पत्तियां हैं कांटों के रूप में बदल जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। ये यहाँ पर स्टार्च का परीक्षण जो हमने कक्षा 6वीं में किया है उसके लिए है, वो दोहराने के लिए कि हम एक गमले को धूप में रखेंगे और एक को अंदर रखेंगे, या और उसमें स्टार्च का परीक्षण करेंगे। हाँ, अब हम बात करते हैं कि जो पत्तियां हैं, पत्तियां हरी होती हैं, लेकिन हमने तो अन्य रंग भी देखे हैं, लाल रंग की पत्तियां भी देखी हैं, पीले रंग की पत्तियां भी देखी हैं। तो ये जो पत्तियां हैं उनमें अन्य वर्णक पाए जाते हैं, जैसे लाल वर्णक, ये अन्य वर्णक जो इनमें पाए जाते हैं हरित लवक के अलावा लाल वर्णक हो गया, पीला वर्णक हो गया, इसके कारण उनका जो रंग है, कलर है, वो लाल, पीला या भूरा इस टाइप का हो जाता है। और उन रंग के कारण ये जो हरित लवक है, क्लोरोफिल है, इसके ऊपर से उनका प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। तो पत्तियों इनमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब हम बात करते हैं शैवाल की, कि शैवाल क्या है। तो शैवाल एक प्रकार से आपने बारिश में, वर्षा के समय में जो दीवारों पर या फिर काई के रूप में हरे हरे छोटे छोटे से पौधे जो पौधे ही जैसे वो उग जाते हैं, उनको हम बोलते हैं शैवाल। क्या कहा जाता है उनको? शैवाल। तो ये जो शैवाल होते हैं ये भी क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ये देखिए अलग अलग रंग की पत्तियां हैं, पीली हैं कुछ, ये अलग अलग रंग की ये क्या हैं? पत्तियां। इनमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब ये देखिए पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का जो संश्लेषण है वो किस किस का होता है। तो देखिए हम कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण तो हम देख ही चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अभी हमने लिखा था कि H2O, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमने लिखा था। इसमें जो ये H है ये हाइड्रोजन है, और जो ये O है ये ऑक्सीजन है, और जो ये C है ये कार्बन है। अब जब ये दोनों ही मिल रहे हैं तो इसमें तो 3 ही तत्व हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन है। ये दोनों मिलके जब कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे तो इसमें 3 ही तत्व होंगे, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और कार्बन होगा। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके
जो ये बनता है कार्बोहाइड्रेट, इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, ये भी ठीक है। अब लेकिन हम प्रोटीन भी भोज्य पदार्थ के रूप में लेते हैं, तो प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ है। जैसे ये तत्व हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऐसे ही एक तत्व होता है नाइट्रोजन। वैसे भी सभी ने पढ़ी है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। 78% वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन। ठीक है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो जो प्रोटीन है ये एक नाइट्रोजनी पदार्थ है। इस प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में तो नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। और अब पौधे नाइट्रोजन लेंगे कहाँ से? क्योंकि हम तो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो पौधों पर ही डिपेंड हैं, तो नाइट्रोजन पौधे अब कहाँ से लेंगे? तो पौधे क्या होता है, पौधे वायुमंडल में तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है 78%, परंतु पौधे इस नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे रंध्रों के द्वारा ले लेते हैं, परंतु नाइट्रोजन का उपयोग ये सीधे नहीं कर पाते हैं। ये विलेय रूप में, मतलब घुली हुई अवस्था में पौधे नाइट्रोजन का उपयोग कर पाते हैं। तो ये कैसे इसका उपयोग करेंगे? तो देखिए, जो नाइट्रोजन है, हाँ ये हम देख चुके हैं ये। अब पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार नाइट्रोजन को वो लेंगे? तो क्या होता है, कुछ पौधे देखे होंगे आपने, जैसे दाल वाले पौधे, जैसे चने के पौधे को यदि हम उखाड़ के देखें तो उसके जड़ों में छोटी छोटी सी गांठें पाई जाती हैं। ये सभी ने देखा होगा, छोटी छोटी सी गांठें पाई जाती हैं, और इन गांठों के अंदर हाँ एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। क्या नाम होता है? इस जीवाणु का नाम होता है राइजोबियम। ये राइजोबियम क्या करता है कि जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में एब्जॉर्ब करता है और पौधे के अंदर संचित करता है, और इस नाइट्रोजन का उपयोग पौधे कर लेते हैं और फिर प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, क्योंकि प्रोटीन तो एक नाइट्रोजनी पदार्थ है। और हमने पिछली कक्षा में ये भी पढ़ा था कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? दालों में। तो जो भी दलहनी फसलें हैं वो इसी राइजोबियम जीवाणु के द्वारा जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं, और दालों में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसलिए जो दालों में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। हाँ, तो ये देखिए, हमने जो पोषण की विधि देखी कि पौधे किस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं और भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और प्रोटीन को संश्लेषित करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पोषण की अन्य विधियां। हमने शुरुआत में देखा था कि जो पोषण है स्वापोषी और विषमपोषी होता है। तो अभी तक तो हमने देखा स्वापोषी पोषण कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, इसलिए वो स्वापोषी हैं। परंतु पौधों में भी विषमपोषी प्रणाली के द्वारा पोषण किया जाता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो विषमपोषी प्रणाली का भी उपयोग करते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। इसमें देखिए कुछ पौधे ही होते हैं, अधिकांश पौधे तो स्वापोषी ही हैं, वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। परंतु कुछ पौधे, जैसे कि ये देखिए, ये पौधा दिख रहा है, ये तो बड़ा पेड़ है, पेड़ के ऊपर आपको ये छोटे छोटे से ये पीले रंग के ये दिख रहे हैं, ये क्या है? ये अमरबेल है। अमरबेल वैसे सभी ने देखा होगा। ये क्या है? ये अमरबेल है। अमरबेल क्या करता है? पौधे के
अमरबेल खुद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता है और ना ही अपना भोजन बनाता है। ये क्या करता है, दूसरे पौधे पर उसके तने पर लिपट जाता है, उसकी जो उस लिपट के क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है, उसका जो पौधे का रस है उसको एक प्रकार से चूसना, अवशोषित करना, और उसके द्वारा ये अपना पोषण प्राप्त करता है। और इस पोषण को हम कहते हैं विषमपोषी पोषण। अब इसमें देखिए दो पौधे हैं, एक तो पेड़ ये है जिसके ऊपर ये अमरबेल लिपटा हुआ है। तो जो ये पेड़ है ये पोषण अमरबेल को देता है, इसलिए ये कहलाता है परपोषी पौधा। क्या कहलाता है, परपोषी। क्योंकि मान लीजिए ये एक वृक्ष है, ये पोषण दे रहा है अमरबेल को, ये इसके ऊपर लिपटा है अमरबेल, ठीक है। तो अमरबेल हो जाएगा परजीवी। क्यों, क्योंकि ये दूसरे पर जीवित है, अमरबेल दूसरे पर जीवित है, इस कारण से ये हो जाएगा परजीवी। परंतु ये जो पेड़ है ये दूसरे को पोषण दे रहा है, इसलिए ये कहलाएगा परपोषी पौधा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये बात, लेकिन समझने की बात है। हाँ, अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो करते हैं, परंतु उनमें शायद कुछ पोषक तत्वों की कमी रह जाती है, जिस कारण से ये देखिए कुछ पौधे क्या करते हैं, अन्य जीवों को, कीटाणुओं को खाते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है कीटभक्षी पादप, या क्या कहा जाता है इन्हें, कीटभक्षी पादप। जैसे कि ये है, ये पौधा, इसका नाम क्या है, पिचर पादप, घटपर्णी, घटपर्णी या पिचर पादप, या इसी को बोला जाता है कलश पादप, इसी को कलश पादप भी बोला जाता है। इसमें देखिए ये जो पौधा है, इसकी ये जो इस टाइप की ये दिख रहे हैं, ये पत्तियां हैं, पत्तियां इनकी रूपांतरित हो गई हैं, इस टाइप के इसमें बदल जाती हैं। और इस पत्ती के ये जो ऊपरी भाग है ये ढक्कन जैसा, ये ढक्कन का काम करता है, और इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से रोम होते हैं। और इस यदि कोई कीड़ा या कोई कीड़ा आता है तो यहाँ बैठता है जब, तो इसके रोम होते हैं जो उसमें वो फंस जाता है, और जैसे ही वो बैठता है इसका ये ढक्कन हो जाता है बंद। तो जो वो कीड़ा है वहीं फंस के रह जाता है, वहीं वो मर जाता है और वहीं पर उसका पाचन हो जाता है। इस प्रकार के पौधों को बोला जाता है कीटभक्षी पादप। क्या बोला जाता है, कीटभक्षी पादप, कीड़ों को खाने वाले पौधे। एक तो हमने देख लिया पिचर प्लांट या कलश पादप, उसी को बोला जाता है घटपर्णी। और अन्य प्रकार के और भी पौधे हैं, जैसे बीनस फ्लाई ट्रैप या संड्यू, ये भी कीटभक्षी पौधे हैं। तो कीटभक्षी पौधों के ये हमें नाम याद रखने हैं, बीनस फ्लाई ट्रैप, संड्यू और कलश पादप, ये 3 नाम हमें याद रखने हैं, बीनस फ्लाई ट्रैप, संड्यू और कलश पादप या पिचर पादप। हाँ, अब देखिए हमने परपोषी पौधे देख लिए, अब हम देखने वाले हैं मृतजीवी। मृतजीवी आखिर क्या होते हैं, तो मृतजीवी हैं जो, देखिए आपने मशरूम देखे होंगे, मशरूम, हम कुछ मशरूम खाते भी हैं। यदि ये खाने वाले मशरूम नहीं देखे हैं तो आपने इस टाइप के मशरूम देखे होंगे। ये कहाँ, ये सड़ी गली जो चीज़ें होती हैं उन पर उगते हैं, इस टाइप के तो देखे ही होंगे। अधिकांश ये कब, बारिश में उगते हैं और सड़ी गली वस्तुओं पर उगते हैं। इनको हम बोलते हैं कवक। क्या बोलते हैं, कवक। ये एक प्रकार के कवक हैं, और इनके अलावा अन्य कवक भी होते हैं, जैसे ब्रेड हो गया या रोटी पर क्या होता है, कभी कभार फफूंद लग जाती है, वो तो आपने देखी ही होगी, तो उनको क्या बोलते हैं हम, कवक या फिर फंजाई। क्या वो क्या कहलाते हैं, कवक या फिर फंजाई।
और ये क्या एक प्रकार के ये पादप जीव ही हैं और ये सड़ी गली वस्तुओं पर उगते हैं और उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अब ये सड़ी गली वस्तुओं पर उगते हैं इनसे अपना ये क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, इसलिए इस पोषण को कहा जाता है मृतजीवी पोषण। और इस प्रकार के जो मृतजीवी पोषण के द्वारा ये जीवित रहते हैं उनको कहते हैं हम मृतजीवी, क्योंकि ये सड़े गले मरे हुए पदार्थों पर ये जीवित हैं, इसलिए इनको कहा जाता है मृतजीवी। हाँ, देखिए जो ये कवक हैं, ये कहाँ, इनके जो छोटे छोटे बीजाणु होते हैं, इनके जो बीज होते हैं वायु में ही उपस्थित रहते हैं, परंतु जब उन्हें ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण मिलता है कि उष्ण और नम, बारिश के समय देखिए बहुत इनके लिए वातावरण अच्छा मिलता है, इनके उगने के लिए तो कि नमी भी होती है और उष्णता भी होती है, तो ये जो वायुमंडल में जो इनके ये बीजाणु होते हैं ये अंकुरित हो जाते हैं। हाँ, हमने मृतजीवी भी देख लिए, परजीवी, मृतजीवी ये हम देख चुके। अब हमें देखना है सहजीवी संबंध। तो सबसे पहले तो हम सहजीवी संबंध को समझते हैं कि आखिर सहजीवी संबंध क्या कहलाता है। तो देखिए, सहजीवी संबंध एक प्रकार का है साथ में जीना। मान लीजिए हम दो दोस्त हैं, एक के पास भोजन है खाने के लिए और एक के पास घर है रहने के लिए। एक के पास भोजन है और एक के पास घर है। जिसके पास घर है उसके पास भोजन नहीं है, जिसके पास भोजन है उसके पास घर नहीं है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ रहने लगेंगे। ये इसके घर में रहने लगेगा तो इसको घर मिल गया और इसको अपना भोजन देगा। तो जिसके पास भोजन है तो इसको भोजन मिल गया और इसको घर मिल गया। तो ये साथ में जीना एक प्रकार का सहजीवी संबंध कहलाता है। इसी प्रकार का संबंध कुछ पौधों में भी पाया जाता है, जैसे कि एक लाइकेन होता है, लाइकेन पौधा, ठीक है। ये इसमें दो, एक तो कवक और एक शैवाल। हम शैवाल भी देख चुके हैं कि शैवाल क्या है और कवक क्या है। कवक सड़े गले जो जीव होते हैं, मृत जीवी होते हैं, उन पर ये उगते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और शैवाल हमने देखा बारिश के समय में जो हरे हरे छोटे छोटे से दीवालों पर या फिर पानी में उगते हैं वो कहलाते हैं शैवाल, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हम देख चुके हैं। तो लाइकेन में ये दोनों एक शैवाल और एक कवक होता है। ये दोनों क्या करते हैं, शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर सकता है लेकिन कवक प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर सकता। तो शैवाल है जो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाता है और ये अपना भोजन देता है कवक को। और कवक बदले में क्या करता है, शैवाल को रहने के लिए स्थान, मतलब ये इसी के साथ में ये उगता है, इसी के ऊपर, तो ये इसको रहने का स्थान देता है और शैवाल इसको भोजन देता है। तो ये एक प्रकार का सहजीवी संबंध शैवाल और कवक में पाया जाता है और ये मिलके कहलाता है लाइकेन। क्या कहलाता है, लाइकेन। हाँ, अब ये मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है, थोड़ा इस पर चर्चा कर ली जाए। तो देखिए, क्योंकि पौधे तो उगते तो मृदा से ही हैं, तो जो इनको पोषक तत्व प्राप्त होते हैं वो कहाँ से, मृदा से मिलेंगे। तो हम देखते हैं कि जो हम फसलें उगाते हैं या पौधे उगाते हैं उनमें उर्वरक और खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं जो कि पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। अभी हमने देखा था कि प्रोटीन को जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है उसके लिए किसकी, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ है। अब नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है तो हमने ये भी देखा था कि कुछ दाल वाली दलहनी पौधे हैं जैसे चना,
मटर, मसूर, ये जो दलहनी पौधे हैं इनकी जड़ों में ये राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को क्या करते हैं, एक यौगिक के रूप में बदल देते हैं। जो वायुमंडल की नाइट्रोजन गैस है, क्योंकि पौधे सीधे गैस के रूप में नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो उसको एक नाइट्रोजनी यौगिक के रूप में बदल देते हैं और पौधे, जिसके द्वारा पौधे इसका उपयोग कर पाते हैं और इसी कारण जो मृदा है उसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहती है। और जब कभी कमी होती है तो हम नाइट्रोजनी उर्वरक मृदा में डालते हैं और इस कारण से जो पौधे हैं उनको नाइट्रोजन की पूर्ति होती है और पौधों के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है और वो हम भोजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं। तो ये था कक्षा 7वीं का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने देखिए स्वापोषी ये भी जाना, क्लोरोफिल क्या है, विषमपोषी क्या है, परपोषी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। कीटभक्षी, पादप, पोषण, परजीवी भी पढ़ चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है ये भी हमने पढ़ा। मृतजीवी, रंध्र, सहजीवी संबंध, कवक, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ चुके हैं। ये अभ्यास प्रश्न है। ठीक है, तो वीडियो होता है यहीं पर समाप्त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।